वेलकम यू बैक इन स्टडी बैटल। सो आपको जैसे पता होगा कि जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो मेंस का एग्ज़ाम है, अभी कुछ दिन पहले ही आपका 17 और 18 जुलाई के बीच में कंडक्ट हुआ है। सो हमने सोचा कि क्यों ना जो क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर जो है वो यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सो वहाँ से क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है। मैंने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में और क्या उनका लेवल रह रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको थ्योरेटिकल आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ रहा है या एप्लीकेशन पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी वजह से हम आज इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपलसरी सेक्शन है आपका होगा। कंपलसरी सेक्शन में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दिया रहता है, जैसे इसमें दिया हुआ है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ विद द सुटेबल with diagrams wherever necessary, मीन्स जहाँ भी डायग्राम्स नेसेसरी हैं वहाँ पे आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए, क्योंकि जो मार्किंग है वो उसी बेस पे होती है। सपोज करिए आप कोई एग्जाम मीन्स कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर उसमें जहाँ पे ज़रूरी है कि जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रहा है SNP वेव्स शैडो जोन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन है वो एक पहला ही क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है सेकेंडरी और प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन कि इसको आप विदाउट ड्राइंग द डायग्राम यू कैन नॉट डिफाइन। आप बिना डायग्राम ड्रॉ किए इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि क्रस्ट मैंटल कोर के बीच में किस डिग्री से 105 टू 143 डिग्रीज के बीच का जो जोन है उसको हम शैडो जोन कहते हैं। शैडो जोन कहते हैं क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई भी रे, कोई भी आपकी वेव्स वो अकर नहीं करती है। वो जो उसका एंगल है वो एंगल बिल्कुल कंफर्म है 105 डिग्रीज टू 143 डिग्रीज। ये जो आपका 38 डिग्रीज का जो जोन है उसको हम शैडो जोन कहते हैं। सो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया SNP वेव शैडो जोन। सेकंड आपको कह रहा है रेले एंड माई स्कैटरिंग। आपने रिमोट सेंसिंग में भी कभी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो इंटर लेवल पे भी, इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहां पे भी आपने ऑप्टिक्स में रेले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग और भी तरह तरह की स्कैटरिंग है, इसके बारे में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है EMR उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग वाला जो फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रैनुलेशन क्लीवेज क्या होती है? तो ये आपको बताना है कि ग्रैनुलेशन क्लीवेज क्या होती है। उसमें भी आपको विदाउट डायग्राम आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। प्योर एंड सिंपल सीयर, किन किन कंडीशंस में प्योर सीयर होता है और किन कंडीशंस में सिंपल सीयर होता है, उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर कुछ तो आपको उसको थ्योरेटिकल जो उसका एस्पेक्ट है उसको लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन जैसा 2017 ऑनवर्ड्स जो आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, उसके नीचे एक पेज का आंसर लिखने के लिए आपको स्पेस दिया रहता है। सो आप उस स्पेस को यूटिलाइज करिए। अगर आपको लगता है कि डायग्राम जरूर ड्रॉ करना चाहिए, आपको डायग्राम अगर कंफर्म है तो आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए। फिर उसके नीचे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। सो एक पेज का टाइम, जो एक पेज का स्पेस है वो आपको इसीलिए प्रोवाइड किया गया है so that you can draw the diagram and after that you can define whatever you have shown in that diagram. Next है factors controlling base level changes. What are the factors? वो कौन कौन से factors हैं जो base level है उसको affect करता है। base level of erosion है, बेस लेवल ऑफ इरोजन से ही जनरली चेंज क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द बेसलाइन चेंजेस। सो बेसलाइन चेंजेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द सी लाइन फ्लक्चुएशन। सी जो आपका सी शोर है वो जब फ्लक्चुएट करता है तो उससे बेसलाइन भी आपकी फ्लक्चुएट करती है। इन्हीं सब बातों को आपको इसमें बताना है। ग्रेविटी फ्लोज के बारे में आपको बताना है। पर मिनरलाइजेशन एंड पेट्रिफिकेशन, जैसे आपको अपने पैलियोंटोलॉजी में सबसे बेसिक टॉपिक जो है वो यहीं से है। टाइप्स ऑफ और द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, मीन्स कोई भी मिनरल है, कोई भी फॉसिल है, वो फॉसिलाइज कैसे होता है, मीन्स उसकी पीछे प्रोसेस कौन कौन सी है, किन किन प्रोसेसेस के बेसिस पे वो फॉसिलाइज होता है। तो उसमें आपको इसमें से यहाँ आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि जो पर मिनरलाइजेशन की प्रोसेस है और जो पेट्रिफिकेशन, तो इन दो प्रोसेसेस को आपको यहाँ पे डिपिक्ट करना है। नेक्स्ट कह रहा है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्रिटेशियस पैलियोजीन केपीजी मास एक्सटिंक्शन। जो आपका क्रिटेशियस पैलियोजीन
बाउंड्री है, या इसको हम केटी बाउंड्री भी कहते हैं, जो वहां पे क्रिटेशियस पेलियोजीन मास एक्सटिंक्शन के बारे में आपको बताना है, दैट व्हाट वर द कॉजेस, कौन कौन से कॉजेस थे जिस वजह से मास एक्सटिंक्शन हुआ, एंड व्हाट वर द इफेक्ट्स, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए। सबसे जो मेन इफेक्ट आपको यहाँ पे डिपिक्ट करना है, दैट इज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, दैट हाउ डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्टेड इन दैट टाइम, इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड कॉजेज में सबसे मेन कॉजेज जो है आपका, दैट वाज द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, मीन द क्लाइमेटिक कंडीशंस वर चेंजिंग, and how the other environmental factors are affecting the climate of that you have to discuss. And also about some, in some kind of books or in some kind of literature you will find the effect of meteorite impact, asteroid impact. They have also impacted the Cretaceous Paleogene mass extinction. So all those things that you have to write down, and you have to just remember that this is a compulsory question, and the question is only of 5 marks. Okay, so and this is a disclaimer that if the one page space is left for compulsory question, that doesn't mean that you have to fill it. Okay, अगर आपको एक पेज का स्पेस दिया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो पूरा का पूरा पेज जो है आपको भरना ही भरना है, ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम पेज दे दिया गया है कि अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास स्पेस कम रह जाए, तो आप लिखने के लिए उसमें यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यूपीएससी की तरफ से कि आपको वो पूरा पेज जो है वो भरना ही भरना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका आंसर 4 लाइन में 2 लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर आपने उसको आधे पेज में भी जस्टिफाई कर रहे हैं, then it's okay. You don't need to fill the, okay, just write down the whole page. Next is assemblage zone and its Indian examples. आपने स्ट्रैटिग्राफी में कई सारे जोन पढ़े होंगे, ओके, एक्मे जोन पढ़ा होगा, असेंबलेज जोन पढ़ा होगा, और भी कई तरह के इंटरवल जोन पढ़ा होगा। तो उसमें आपको असेंबलेज जोन के बारे में बताना है कि कौन कौन सी बाउंड्रीज पे असेंबलेज जोन होता है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके इंडियन एग्जांपल्स के बारे में। बाग फॉर्मेशन जो क्रिटेशियस का है, जो आपका क्रिटेशियस ऑफ बाग फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको बताना है, उसकी लिथोलॉजी के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी एज के बारे में, जो फॉसिल्स हैं उसमें, ओके, रॉक टाइप क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना है। सो ओवरऑल आपका जो क्वेश्चन पेपर था, दैट वाज नॉट टू टफ, ओके, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था। एक आधा क्वेश्चन आपको लग सकता है, ग्रेविटी फ्लोज हो सकता है आप रिवाइज करके ना गए हो, दैट may be a cause that you could not write that particular question. And after the besides one question, there is, I don't think any question will be tough for one who has prepared well. Then section B के बारे में अगर हम डिस्कस करें, so section B को जैसे आपको पता है, जो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी मींस फिजिकल जियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग दोनों को इंक्लूड करती है। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना है द स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, स्पैटियल एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग। बहुत पेट क्वेश्चन है, पेट का पेट भी है, एंड दिस इज द मोस्ट यूजुअल क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग ब्रांच। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है, रेडियोमेट्रिक है, स्पैटियल है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन है। सो उसके डेफिनेशंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये सब आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा इन डिटेल। यू हैव ऑल्सो टू डिस्क्राइब द माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। What is the microwave remote sensing? What is their wavelength? What is their amplitude? And in what direction, in what field that branch of remote sensing is being utilized? And you have also to enumerate its advantages. आपको इसके जो advantages हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना है, and you have to add a short note on the distortions which are involved in this type of remote sensing. ओके, जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है उसमें जो डिस्टॉर्शन आपके इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, सो ऑल एंड ऑल ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको उस हिसाब से लिखना हुआ है। देन जो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, यू हैव टू डिस्क्राइब वेरियस फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, मींस द लैंडफॉर्म्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ रिवर को ही हम फ्लूवियल सिस्टम कहते हैं। सो रिवर से बनने वाले जो लैंडफॉर्म है, अब यहाँ पे लैंडफॉर्म आपको क्लैरिफाई नहीं किया है, आपको यहाँ पे बाउंड नहीं किया कि आपको इरोजनल लैंडफॉर्म ही बताने हैं, ट्रांसपोर्टेशनल तो कम ही होते हैं, ये
ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म हमेशा कम रहते हैं। आप इरोजनल या डिपोजिशनल में से किसी भी को भी आप यहाँ पे बता सकते हो। Describe the major features of the deep ocean floor and discuss the mechanism of their formation. जो डीप ओशन फ्लोर है उसके मेजर फीचर्स जो हैं उसके बारे में आपको बताना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो डिस्कस दैट हाउ दे आर बीइंग फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द फंक्शंस बिहाइंड देयर फॉर्मेशन। ओके, कौन कौन सी उसके पीछे फैक्टर्स हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दोज डीप ओशन फ्लोर स्ट्रक्चर्स। यू हैव टू ऑल्सो डिस्कस मेजर जियोमॉर्फिक फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। आपको जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके मेजर जियोमॉर्फिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। ओके, अब पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जैसे आप डिस्कस कर सकते हो, सबसे बेस्ट जो है आप बे ऑफ बंगाल में जो आपका सुंदरबन डेल्टा है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, डेक्कन ट्रैप्स के बारे में, डेक्कन प्लेटू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। और आप इसी तरह कोस्टल ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि कोस्टल ट्रैक्ट जो है वो भी आपका इसी में पेनिनसुलर इंडिया में आ जाएगा। ओके, सो ये आपकी जो जियोमॉर्फोलॉजी और रिमोट सेंसिंग वाली यूनिट हुई, ये यूनिट हुई। और ये भी यूनिट काफी कोई बहुत टफ नहीं थी, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत आसान यूनिट थी। ये स्ट्रक्चरल की यूनिट हुई। So define the dip isogon. What are the dip isogon? And you have to also describe the fold classification, which is completely based on the dip isogon. जो dip isogon है उसके definition के बारे में, उसका जो classification है उसके बारे में आपको बताना है with suitable figures. आपको फिगर भी ड्रॉ करना है कि क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए। क्लास 1 में ही आपको पता होगा क्लास 1A, 1B, 1C 3 क्लास में डिवाइडेड किया गया है। तो उसके बारे में आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना है कि कौन कौन से आपके कन्वर्जेंट थिकनेस के बारे में आपको बताना पड़ेगा, डायगोनल थिकनेस जो है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एंड यू हैव टू इन अ मल्टीलिनियर और मल्टीलेयर्ड रॉक सिस्टम, द रॉक व्हिच हैज मल्टीलेयर्ड सिस्टम व्हिच आइसोगोनल फोल्ड्स क्लास विल कॉम्पिटेंट एंड इनकॉम्पिटेंट लेयर डिस्प्ले रेस्पेक्टिवली। आपको यही बताना है कि जो मल्टीलेयर्ड रॉक सिस्टम में आइसोगोनल फोल्ड्स में कौन कौन से कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट लेयर डिस्प्ले होंगी, ये आपको बताना है। ओके, आपको यहां पे ट्रांसप्रेशन, ट्रांसटेंशन और फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। ओके, फॉल्टिंग के दौरान जो स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट है उससे रिलेटेड जो ट्रांसप्रेशन है, ट्रांसटेंशन है और जो फ्लावर स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको बताना है। जो फिगर्स आपको इसमें काफी सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, एंड इसी हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को दिया ही गया है दैट यू हैव टू डिस्कस ऑल द 3 प्रोसेसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्राइक स्लिप मोशन ड्यूरिंग द फॉल्टिंग। देन जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, यू हैव टू डिफाइन द मैकेनिज्म of brittle and plastic deformation. जो brittle और plastic deformation mechanism which is being operating at the micro scale in rocks. Micro scale पे जो brittle और ductile brittle और plastic deformation है उसके बारे में आपको बताना है। You have to draw a left lateral shear zone. Left lateral shear zone आपको draw करना है and mark the S plane. जो आपका S प्लेन है, C प्लेन है या SC प्लेन भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली अगर आप डिफाइन करोगे। सो S प्लेन, देन C प्लेन एंड इन बिटवीन द इंटरलेयर दैट विल बी द SC प्लेन एंड यू हैव टू लोकेट द लोकेशन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रेन इन द शियर जोन। ओके, सो SC और SC फैब्रिक जो जोन है आपके प्लेन्स हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। एंड देयर इज अ कंडीशन दैट इफ S प्लेन्स आर ओरिएंटेड एट हाई एंगल, means high angle means greater than 45 degrees to the C plane, what can be the chronological relation? ये यहाँ पे कंडीशन दी हुई है आपको कि अगर S प्लेन जो है दे आर ओरिएंटेड एट हाई एंगल्स, हाई एंगल्स में भी डिफाइन किया है कि ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम अगर 40 डिग्रीज है, 35 डिग्रीज है, देन वो हाई एंगल नहीं होगा। हाई एंगल मींस ग्रेटर देन 45। तो ये भी आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। टू द सी प्लेन, देन व्हाट विल बी द क्रोनोलॉजिकल रिलेशन। सो क्रोनोलॉजिकल रिलेशन आपको बताना है। You have to also tell about the balanced section. What are the balanced section? You have to explain how they are balanced and add a note on the condition for balancing cross section. Okay, so जो
जो क्रॉस सेक्शन आप ड्रॉ करते हो, तो उसमें बैलेंस्ड क्रॉस सेक्शन के बारे में आपको बताना है, एंड यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन दैट हाउ द बैलेंस्ड एंड ऐड अ नोट ऑन द कंडीशन फॉर अ बैलेंसिंग क्रॉस सेक्शन, ये आपको बताना है। देन सेडिमेंटोलॉजी, जैसा कि मॉडिफाइड सिलेबस में सेडिमेंटोलॉजी जो है वो अब आपका पेपर 1 में हो गया, इससे पहले पेपर 2 में हुआ करता था। सो यू हैव टू explain various types of shallow water carbonate platforms that of shallow water, and discuss development of facies in respect to the sea level changes. So जो shallow water carbonate platforms है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, और आपको ये भी डिस्कस करना है the development of facies in with respond to the sea level changes. When the sea level fluctuates, what are the responses in the facies? Define delta. You have to define what is a delta, and you have to also explain the delta sub environments. Discuss the diagnostic properties of various types of delta. Okay. तो उसमें आपको डेल्टा की डेफिनेशन बता के सब एनवायरमेंटल जो डिटेल्स हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, और डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज जो है वेरियस टाइप्स ऑफ डेल्टा। तो वेरियस टाइप ऑफ डेल्टा कौन कौन से हो जाएंगे आपके, गिलबर्ट टाइप डेल्टा हो जाएगा, बर्ड फूड डेल्टा हो जाएगा। ओके, यही सब आपको इसमें बताना है। टाइप्स ऑफ सिस्टम ट्रैक्ट्स, ओके, जो 7 क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपका कंपलसरी शॉर्ट नोट टाइप का, उसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ सिस्टम ट्रैक्ट, कितने तरह के सिस्टम ट्रैक्ट्स होते हैं, लो लेवल, हाई लेवल, ओके, ट्रांसग्रेसिव टाइप, ये आपको बताना है, एंड that develop in a depositional sequence with suitable sketches. So types of system tracts के बारे में आपको बताना है, which develop in a depositional sequence. Next आपका है compare the facies model of meander and braided fluvial system. जो आपका meandering fluvial system, so जो braided meandering fluvial system है, इन दोनों के बारे में आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द वेव डोमिनेटेड एंड टाइड डोमिनेटेड सैलो मैरीन क्लास्टिक एनवायरनमेंट। जो वेव डोमिनेटेड और क्लास्टिक डोमिनेटेड, टाइड डोमिनेटेड, दोनों जो आपके मैरीन क्लास्टिक एनवायरनमेंट हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएशन करना है, दैट हाउ दे कैन बी डिफरेंशिएटेड। ओके, सो ये आपकी जो सेडिमेंटोलॉजी वाली यूनिट हुई, ये मैंने पहले भी बताया, ये पहले सेकंड पेपर में हुआ करती थी, लेकिन ये अब ये फर्स्ट पेपर में मॉडिफाई होकर के आ गई है। ओके, देन आपका पेलियोंटोलॉजी के बारे में है। देन पेलियोंटोलॉजी में सबसे पहली यूनिट जो है इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है आपका, यू हैव टू इलस्ट्रेट विद नीट स्केचेस द मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रेप्टोलाइट्स। ओके, ये इससे पहले भी जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तभी हमने आपको बताया था कि एवरी ईयर आपको किसी न किसी जो फॉसिल ग्रुप है उसके बारे में आपको आता ही आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका फॉसिल ग्रुप से आएगा, मेगा फॉसिल से आएगा, और एक क्वेश्चन आपको माइक्रो फॉसिल से, उसकी फंक्शन के बारे में, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, उसके बारे में भी, या क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो देखिए इसमें आपका ग्रेप्टोलाइट्स की मॉर्फोलॉजी है, एंड यू हैव टू आल्सो कमेंट ऑन इट्स टाइम सिग्निफिकेंस इन स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी में जो इसकी क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, टाइम सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी आपको बताना है। ओके, और माइक्रोफॉसिल्स के बारे में जो इसमें पूछ रहा है वो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पूछ रहा है। डिफाइन इन ब्रीफली द मॉर्फोलॉजी ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, कौन कौन से उसकी डायनोफ्लैजिलेट्स में मेन पार्ट्स होते हैं, उसकी फंक्शंस के बारे में, एंड यू हैव टू आल्सो ऐड अ नोट ऑन देयर पेलियो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, सो जो उसकी पेलियो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी आपको एक शॉर्ट नोट यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। 9th जो आपका शॉर्ट नोट टाइप का है, उसमें एक्सप्लेन ब्रीफली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड माइक्रोफॉसिल्स। जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड माइक्रोफॉसिल्स हैं, मींस ऐसे माइक्रोफॉसिल्स इनकी जो वॉल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है, उसकी ब्रीफ जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करना है। Paleontological data, you have to give a brief account of application of paleontological data. Okay, so जो paleontological data का application है in stratigraphy and paleoclimatology, ये आपको बताना है।
ओके, कि स्ट्रैटिग्राफी में और पेलियोक्लाइमेटोलॉजी की फील्ड में पेलियोंटोलॉजिकल डेटा का क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में या कैसे कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। यू हैव ऑल्सो टू डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन द इक्विटी में जो डिफरेंट इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ इक्विटी जो है, उसमें इवोल्यूशन के प्रोसेस कैसे कैसे, किस टाइम में कौन सी पार्ट इवॉल्व हुआ, कौन से टाइम में कौन सा पार्ट ज्यादा प्रेफर हुआ, कौन से कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में आपको एक सक्सेसिव जो टाइम के बढ़ते ऑर्डर में आपको इसको बताना है। नेक्स्ट आपका है सेक्शन एफ, जो कि आपका स्ट्रैटिग्राफी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन, डिस्कस इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड पेलियो बायोलॉजिकल क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन। स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन के जो फिजिकल और पेलियो बायोलॉजिकल क्राइटेरियाज हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन ऑफ गोंडवाना सीक्वेंस। ये पहले भी हम बता चुके हैं, जब हम क्वेश्चन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, तभी हमने आपको बताया था कि एक ना एक मेजर ग्रुप आपसे इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो गोंडवाना सीक्वेंस है उसकी स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन के बारे में आपको बताना है। एंड यू हैव टू आल्सो डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन, लिथोलॉजी एंड फ्लोरल सिग्निफिकेंस। ओके, सो गोंडवाना सीक्वेंस का, जो गोंडवाना सुपर ग्रुप का जो 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन आप बता सकते हो या 3 फोल्ड। 3 फोल्ड ज्यादा प्रेफर्ड है, 3 फोल्ड ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसलिए 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको बताना है। जो लिथोलॉजी है गोंडवाना सीक्वेंसेस की, वो आपको बताना है। एंड इट्स फ्लोरल सिग्निफिकेंस। ओके, फ्लोरल मींस आपको यहाँ पे प्लांट फॉसिल्स के बारे में बताना है, ना कि आपको फॉसिल्स के बारे में। जो आपके फॉनल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में नहीं, आपको फ्लोरल जो आपके फॉसिल्स हैं, प्लांट फॉसिल्स हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। शॉर्ट नोट में आपको जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन ब्रीफली एज टू हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिग्राफी हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड। जो स्ट्रैटिग्राफी के प्रिंसिपल्स हैं, हाउ दे वर्क, हाउ दे हेल्प इन ऑर्डर टू बिल्ड द स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। You have to discuss the stratigraphy and tectonic evolution of सिंगभूम क्रेटॉन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जनरली आपसे एक ना एक क्रेटॉन के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, सो लास्ट ईयर आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली दैट व्हिच क्रेटॉन वाज बीइंग आस्क्ड, आई थिंक धारवाड़ क्रेटॉन वाज देयर, बट इन 2021 मींस सिंगभूम क्रेटॉन के बारे में आपको स्ट्रैटिग्राफिक एंड टेक्टोनिक इवोल्यूशन, उसकी स्ट्रैटिग्राफी के बारे में आपको लिखना है, और उसका जो टेक्टोनिक इवोल्यूशन है कि किस टाइम में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, वो बारे में, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ सिंगभूम क्रेटॉन्स आर हाईली मिनरलाइज्ड। ये भी आपको बताना है कि सिंगभूम क्रेटॉन के सर्टेन पार्ट्स जो है वो हाईली मिनरलाइज्ड हैं। ये आपको दिया हुआ है इसमें, लेकिन आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। You have to discuss the nature and stratigraphic position of पंजाल ट्रैप्स and the associated volcano sedimentary rocks। जो कश्मीर का पंजाल ट्रैप्स है उसकी स्ट्रैटिग्राफिक पोजीशन के बारे में और उसके नेचर के बारे में बताना है। एंड एसोसिएटेड वॉल्केनिक सीक्वेंस, जो वॉल्केनो सेडिमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, रॉक्स, वॉल्केनो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये आपका पेपर 1 हुआ, जिसमें स्ट्रैटिग्राफी, पैलियोंटोलॉजी, फिजिकल जियोलॉजी एंड जियोकेमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग और आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ये 5 जो आपके मेन चैप्टर्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, वो आपके सेक्शन 1 में या पेपर 1 में, जियोलॉजी पेपर 1 में इंक्लूडेड है। ओके, सो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 और हाइड्रोजियोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।